हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई चैप्टर हाइड्रोकार्बन का सेक्शन डी से कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में सेक्शन सी तक कंप्लीट कर चुके थे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फर्स्ट है आपका, नॉर्मल ब्यूटेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन फॉलोड बाय द वुड रिएक्शन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इथेन एट एनटीपी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 55 ग्राम नॉर्मल ब्यूटेन if the bromination takes place with 90% yield and Wood reaction with 85% yield। तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता है जब आप इथेन का मोनोब्रोमिनेशन करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर वुड रिएक्शन करवाते हैं तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। तो पूछ रहा है कितना वॉल्यूम चाहिए एनटीपी पे 55 ग्राम नॉर्मल ब्यूटेन प्रिपेयर करने के लिए। अब ब्रोमिनेशन का परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है, सिमिलरली वुड रिएक्शन का भी परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहले इथेन C2H2 प्लस Br2 ब्रोमिनेशन होगा, सॉरी इथेन है ना C2H6, ये आपका इथेन होता है। अब ब्रोमिनेशन होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और ब्रोमीन लगेगा, तो इस तरह से ट्वाइस C2H5Br। इसका परसेंटेज दिया हुआ है 90%, मतलब अगर 10 मोल आप लीजिएगा तो इसका 90% ही रिएक्शन हो पाएगा। अभी डिटेल में देख लेंगे इसको। इसके बाद वुड रिएक्शन, तो RX ट्वाइस RX प्लस सोडियम मेटल से ट्वाइस नहीं RR बनता है। वुड रिएक्शन के केस में RR बनता है, R रेडिकल प्लस R रेडिकल आपस में जुड़ जाता है तो RR हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप जो है C2H5 है, तो C2H5 ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। इस रिएक्शन का यील्ड है 85%। तो मान लीजिए कि आपके पास X मोल है इथेन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 मोल से 2 मोल बनता है, तो X से X मोल बनना चाहिए, लेकिन 90% ही रिएक्शन होगा। तो अगर X मोल है तो इसका 90% रिएक्शन करेगा, तो 0.90x 90% 0.9x ही होगा। तो इतना मोल अगर रिएक्शन करेगा तो इतना मोल बनेगा, मतलब 0.9x अल्काइल हैलाइड का बनेगा C2H5Br का। अब 0.9x आपके पास अल्काइल हैलाइड है, यही तो यहाँ पे फर्दर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, कहीं बाहर से तो आ नहीं रहा है अल्काइल हैलाइड, तो जितना मोल बनेगा वही रिएक्शन करेगा। अब देखिए 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, ठीक है। तो 0.9 से, तो 2 से 1 मतलब हाफ बन रहा है, जितना मोल अल्काइल हैलाइड का है उसका हाफ मोल ब्यूटेन का बन रहा है। तो यहाँ पे 0.9x है तो बनना तो चाहिए 0.45x, लेकिन 85% ही रिएक्शन होता है। तो जितना आपके पास अल्काइल हैलाइड है उसका 85% रिएक्शन में पार्ट लेगा, तो इसका 85% कितना होगा, 85% ऑफ 0.9x, तो 85/100 इंटू 0.9x, तो इतना मोल रिएक्शन लेगा। तो जितना रहता है उसका हाफ बनता है, तो ब्यूटेन कितना बनेगा, डिवाइडेड बाय 2, जितना मोल अल्काइल हैलाइड का है उसका हाफ कर दीजिए। तो ये एक्चुअली में 85 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 200x, तो इतना मोल ब्यूटेन का बनेगा अगर आप x मोल इथेन लीजिएगा तो। अब ब्यूटेन का मास दिया हुआ है कि 55 ग्राम नॉर्मल ब्यूटेन प्रोड्यूस होता है। तो ये जो 55 ग्राम है, तो यहाँ से आप मोल ऑफ ब्यूटेन निकाल सकते हैं, कितना मोल ब्यूटेन प्रोड्यूस होगा। तो मोलिकुलर मास ब्यूटेन का कितना होगा, 4 कार्बन एटम है तो 12 इंटू 4 प्लस 10 हाइड्रोजन एटम है तो प्लस 10, तो 58 ग्राम मोलिकुलर मास है। तो अगर 58 ग्राम रहता तो आपका 1 मोल ब्यूटेन प्रोड्यूस होता, तो 55 ग्राम में कितना होगा, डिवाइडेड बाय जीएमएम से कर दीजिए। तो अगर 58 से डिवाइड कीजिएगा तो इतना मोल ब्यूटेन का प्रोड्यूस होगा। तो आपको इतना मोल ब्यूटेन का बनाना है, और अभी हम देखें कि x अगर लेते हैं तो इतना मोल ब्यूटेन का बनता है, अब बनाना इतना है तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि x का क्या वैल्यू होगा, मतलब कितना मोल हम इथेन का लेंगे तो हमको 55 ग्राम ब्यूटेन मिलेगा। x के कॉरस्पॉन्डिंग मोल हमको पता चल गया ना ब्यूटेन का, और जो 55 ग्राम प्रोड्यूस करना है दोनों को इक्वल कर देंगे।
तो x इक्वल टू होगा 55 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 0.9, ये ऊपर जाके 10 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 55 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 9, यहाँ 0.9 वाला 10 ऊपर चला गया तो इसलिए 9 हो गया। इसको सोल्व करने के बाद x का वैल्यू आता है 2.48, मतलब आप अगर इथेन का 2.48 मोल लीजिएगा तो आपके पास 55 ग्राम ब्यूटेन मिलेगा। नॉर्मल ब्यूटेन जो प्रोड्यूस होगा वो 55 ग्राम होगा। तो नंबर ऑफ मोल ब्यूटेन इथेन का पता चल गया। अब पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम इथेन का ले एनटीपी पे, तो 55 ग्राम नॉर्मल ब्यूटेन मिल जाएगा। तो मोल पता चल गया, इतना मोल लेंगे। और यदि आपको पता हो तो एनटीपी पे जो वॉल्यूम होता है, एक मोल के कोरोस्पोंडिंग 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। मतलब अगर आप 22.4 लीटर किसी सब्सटेंस का लीजिएगा एनटीपी पे, तो उसका मोल जो है वो 1 मोल होगा। तो अगर 2.48 है, हमको 2.48 मोल चाहिए, तो अगर 22.4 लीटर लेंगे तो 1 मोल मिलेगा। तो 22.4 इंटू 2.48 लीटर, इतना लीटर अगर लेंगे तो हमको 2.48 मोल मिल जाएगा। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। आप सोचिए कि अगर 1 मोल चाहिए होता तो 22.4 लीटर लेते, अब 2.48 मोल चाहिए तो इसका 2.48 टाइम्स लेंगे तो 2.48 मोल मिल जाएगा। तो 22.4 इंटू 2.48, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा 55.55 लीटर। मतलब इतना मोल इथेन का चाहिए तब जाके जो है 55 ग्राम नॉर्मल ब्यूटेन प्रोड्यूस होगा। इतना लीटर एनटीपी पे चाहिए वॉल्यूम इथेन का। इसके बाद क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई डी एन ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन which on catalytic hydrogenation gives an optically inactive compound C6H14। तो डी का देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इससे अगर आप DU निकालिएगा तो डी वो आएगा 1। और जब इसका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो अल्केन बन रहा है, मतलब ये अल्कीन है। DU1 में दो पॉसिबिलिटी है, या तो साइक्लिक कंपाउंड रहे या फिर अल्कीन रहे। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड का कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं हुआ, क्योंकि DU1 साइक्लिक कंपाउंड में ही चला जाएगा, फर्दर मल्टीपल बॉन्ड नहीं रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर C6H12 आपका साइक्लोहेक्सेन होगा, मान लीजिए दूसरा भी साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, तो इसका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, मतलब कि ये अल्कीन है। और ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन है, मतलब कायरल मॉलिक्यूल है, तो इसमें कायरल कार्बन तो प्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए जो कार्बन कायरल है उससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो इस कार्बन से R1, R2, R3, R4 ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। तो एक कार्बन तो यहाँ चल गया, मतलब R1, R2, R3 और R4 में टोटल 5 कार्बन एटम होगा, क्योंकि टोटल 6 होना चाहिए, तो 5 + 1 6 कार्बन एटम। अब अल्कीन है तो एक ग्रुप तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब मिनिमम 2 कार्बन तो होगा किसी एक ग्रुप में, या तो R1 में रहे या R2 या R3 या R4 में। मिनिमम 2 का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि जिसमें डबल बॉन्ड हो 3 कार्बन एटम भी हो, 4 भी हो, या फिर 5 कार्बन एटम हो। तो अगर ये 5 कार्बन एटम रहेगा, मतलब कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरह से, तो यहाँ पे R2, R3, R4 में सिर्फ हाइड्रोजन बच जाएगा, जबकि ये तीनों सेम ग्रुप होना ही नहीं चाहिए। तो 5 कार्बन एटम तो नहीं होगा। अब मान लीजिए 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम के बाद 1 कार्बन एटम बचेगा। तो 1 कार्बन एटम अगर आप दीजिएगा, मतलब इसमें 4 कार्बन एटम, 1 5 1 6, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो होगा, ये भी नहीं होगा। कायरल के लिए R3, R4 ये भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो कायरल नहीं होगा। तो 4 के बाद पॉसिबिलिटी आता है 3 कार्बन एटम का। तो यहाँ पे अगर 3 कार्बन एटम रहेगा तो 3 के बाद 2 कार्बन एटम बच गया, तो 2 कार्बन एटम बचेगा तो एक तो हाइड्रोजन रहेगा, ऑब्वियस बात है। अब या तो ये 2 कार्बन एटम यहाँ रहे इथाइल ग्रुप, या 2 मिथाइल ग्रुप। फिर भी देखिए मिथाइल मिथाइल भी रहेगा तो ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएगा, CH3 CH3 भी। तो 3 कार्बन एटम भी नहीं होगा, मतलब सिर्फ 2 ही कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा। तो इस कार्बन से जो R1 है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है,
ठीक है। यहाँ बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर दीजिए, CH2 यहाँ CH रहेगा। अब बच गया आपके पास कितना कार्बन एटम, R2 R3 R4, कार्बन एटम बच गया 3, 3 तो यहाँ चल गया, टोटल 6 कार्बन एटम है। अब 3 कार्बन एटम और 3 ग्रुप लगाना है, इस तरह से लगाना है कि तीनों डिफरेंट ग्रुप हो। तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक कार्बन एटम तो नहीं दे सकते हैं, CH3 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 तब तो सेम हो जाएगा, R2 डिफरेंट, R3 डिफरेंट, R4 डिफरेंट। तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 0 कार्बन एटम मतलब सिर्फ हाइड्रोजन हो, यहाँ 1 कार्बन एटम, यहाँ 2 कार्बन एटम। अगर 1 से स्टार्ट कीजिएगा, इसको 1 तो इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 3 देना पड़ेगा। इसके लिए 6 कार्बन एटम आपके पास होना चाहिए, जबकि 3 कार्बन एटम ही है। तो 0 1 2, तो एक आपके पास हाइड्रोजन है, दूसरा एक कार्बन मतलब मिथाइल ग्रुप है, और तीसरा इथाइल ग्रुप है CH2 CH3। तो आपका जो ये स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप CH3 CH2। अब अगर आप देखें तो 6,6H12 के केस में एक ही अल्कीन पॉसिबल है जो कि कायरल है, तो फर्दर चेक ही नहीं करना, यही स्ट्रक्चर हो जाएगा डी का। आप ऐसे देख लीजिए, जब इसका हाइड्रोजनेशन कीजिएगा H2 निकल, तो ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH2 CH3। उस केस में इस कार्बन से 2 सेम ग्रुप अटैच रह जाएगा, CH2 और CH3, ये भी CH2 CH3, मतलब 2 इथाइल ग्रुप, तो कायरल नहीं रह जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, C2H5 और C2H5। 2 सेम ग्रुप अटैच होने के कारण ये कार्बन जो कायरल था पहले से वो भी कायरल नहीं रहेगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट। तो आपका डी का स्ट्रक्चर ये होगा। ये तो इस तरह से सोच के आप डी का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते थे। दूसरा है कि आप C6H12 का टोटल पॉसिबल आइसोमर बनाइए, जो कि बहुत ही लेंदी जाएगा। तो इसमें सबसे पहले 6 कार्बन एटम का चेन बनाइए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में डबल बॉन्ड या तो फर्स्ट पे रहे, दूसरा है कि 3 4 5 6 सेकेंड पे डबल बॉन्ड रहे, 1 2 3 4 5 6, तो थर्ड पे डबल बॉन्ड रहे। यहाँ पे नहीं, ये फोर्थ नहीं होगा, इधर से नंबरिंग हो जाएगा और सेकेंड पे हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी है। अब 6 कार्बन एटम के बाद 5 कार्बन एटम का मेन चेन रहे, 1 2 3 4 5, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट। अब डबल बॉन्ड को एडिटिव रहने दीजिए, मिथाइल ग्रुप को सेकंड से थर्ड पे कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, डबल यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट में 1 2 3 4 5, यहाँ डबल बॉन्ड तो है ही, अब थर्ड पे मिथाइल ग्रुप। तो ये 5 कार्बन एटम है, फर्स्ट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड है तब। अब इसी में डबल बॉन्ड को चेंज कीजिए सेकंड पोजीशन पे, 5 कार्बन एटम में 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब मिथाइल ग्रुप सेकंड पे, सिमिलरली थर्ड पे 2 3 4 5, यहाँ थर्ड पे, उसके बाद फिर इस तरह से 1 2 3 4 5, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप। अब इधर से नंबरिंग करके फर्स्ट सेकंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि मिनिमम नंबरिंग डबल बॉन्ड को देना होता है, तो इसलिए सेकंड नंबरिंग डबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर आप इधर से कीजिएगा तो थर्ड पे चला जाएगा डबल बॉन्ड को नंबरिंग, तो इसलिए इस तरफ से नंबरिंग होगा 1 2 3, ये 4 और ये 5, तो ये 5 कार्बन एटम का। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे कीजिए डबल बॉन्ड या यहाँ पे, सॉरी मतलब यहाँ पे जो है और यहाँ कीजिएगा, दोनों एक ही बात है। अगर यहाँ पे कीजिएगा तो बस नंबरिंग इधर से हो जाएगा, मिनिमम नंबरिंग के लिए रहेगा तो प्रोडक्ट सेम ही, तो 5 कार्बन एटम का यही प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद 4 कार्बन एटम 1 2 3 4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब 2 कार्बन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ 2 मतलब एक इथाइल ग्रुप कर दीजिए 2 कार्बन एटम का, या फिर 2 मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड। अब 2 मिथाइल ग्रुप या तो फर्स्ट और सेकंड पे हो, मतलब सॉरी फर्स्ट तो ये है, सेकंड और थर्ड पे हो, या दोनों सॉरी क्या बोलते हैं सेकंड थर्ड पे हो दोनों, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है। 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो एक ही मिथाइल ग्रुप यहाँ पे रह सकता है, 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड है, दोनों मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हो। तो इस तरह से जब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड रहेगा तब। अब इसी में डबल बॉन्ड को शिफ्ट कीजिए सेकंड कार्बन एटम पे,
तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस तरह से। अब यहां से एक मिथाइल ग्रुप, यहां से एक मिथाइल ग्रुप, यही एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं करना है कि एक इथाइल ग्रुप जिसे यहाँ पे अटैच किए थे उस तरह से अटैच करना है। ये वाला देखिए 1 2 3 4 यहाँ डबल बॉन्ड। अब एक इथाइल ग्रुप इस तरह से अटैच नहीं करना है। तो इस केस में ये वाला मेन चेन ना रह के ये 5 कार्बन एटम का मेन चेन हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम भी तो होना चाहिए मेन चेन में डबल बॉन्ड के बाद। ये आपका 5 कार्बन का मेन चेन हो गया ये वाला। अब इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से मिथाइल ग्रुप, फर्स्ट सेकंड थर्ड से मिथाइल ग्रुप, यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे इथाइल ग्रुप है वैसे यहाँ पे इथाइल ग्रुप नहीं रहेगा। तो टोटल इस तरह से ये स्ट्रक्चरल आइसोमर बना है। फर्दर आप इसमें जीआई भी आपको चेक करना पड़ेगा, तो उसका तो जरूरत है नहीं, हमको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए। अब इन सभी में अगर आप देखिएगा तो एक ही कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला। हाइड्रोजन आप फिलअप कर लीजिएगा खुद से। टोटल कार्बन एटम के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, जितना बॉन्ड बनाया हुआ है उसके अलावा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। यहाँ एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, मतलब 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, सिमिलरली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्योंकि 2 बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH3 CH CH CH2, यही वाला तो स्ट्रक्चर बना था। जब आप देखे थे तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा था जिसमें कि कायरल कंपाउंड हो रहा था। तो या तो आप सारा स्ट्रक्चर बना के उसके बाद चेक कीजिए कौन कौन सा कायरल कार्बन है। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन अगर मान लीजिए रहता तो फिर प्रोडक्ट बना के देखते, प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव किस केस में है, तब आप बताते कि कौन सा डी का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे तो एक ही कायरल कार्बन बन रहा है तो एक ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ही, तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा ऑब्वियस बात है ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तभी तो दिया हुआ है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव और रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव। तो यही आपका डी का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से तो लेंदी होगा कि पूरा आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बना के देखिए। और इसमें अगर और आप डिटेल में जाइएगा तो C6H12 का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनेगा, लेकिन उस केस में डबल बॉन्ड तो रहेगा नहीं। तो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो ये हाइड्रोजनेशन करेगा ही नहीं H2 तो इसलिए साइक्लिक आइसोमर बनाना नहीं है और फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ऑप्टिकली एक्टिव 2-iodobutane ऑन ट्रीटमेंट विथ NaI इन एसीटोन गिव्स ए प्रोडक्ट व्हिच डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो आपके पास 2-iodobutane है, 2-iodobutane 1 2 3 4 4 कार्बन एटम ब्यूटेन, सेकंड से आयोडीन अटैच कर दीजिए। ये आपका 2-iodobutane है। यहाँ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 2-iodobutane। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NaI/एसीटोन। तो NaI के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखिए ये 2 डिग्री है, SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। SN1 मैकेनिज्म जब शो करेगा तो पहले I माइनस जाता है। ORM 3 के टाइम बताए थे SN1 SN2 SN2AR ये सब के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो SN1 में पहले न्यूक्लियोफाइल वाटर में चला जाता है और यहाँ कार्बोकैटायन बनता है। तो CH3 CH प्लस CH2 CH3। अब कार्बोकैटायन बना है तो कार्बोकैटायन में फर्दर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, लेकिन रीअरेंजमेंट के लिए हमेशा अपने से स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब रीअरेंजमेंट कीजिएगा तो अगर इस तरफ जाता है तब भी 2 डिग्री, इस तरफ तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में तो होगा ही नहीं। और 2 डिग्री और 2 डिग्री सेम स्टेबिलिटी है, अपने से स्टेबल में रीअरेंज होगा। यहाँ तो स्टेबिलिटी एज इट इज रहेगा रीअरेंजमेंट के बाद भी, तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं। फर्दर अब NaI से I माइनस जब अटैक करेगा तो ये जो है प्लेनर रहता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो प्लेनर है तो I माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो रेसमिक मिक्सचर बन जाता है, मतलब CH3 CHI और C2H5। ये देखिए ये कायरल कार्बन है, तो जब ऊपर से अटैक करेगा तो मान लीजिए प्लस बनेगा, मतलब D। तो जब नीचे से अटैक करेगा I माइनस तो उस केस में L बनेगा, मतलब D प्लस L बन रहा है। तो D प्लस L बनने के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव है रेसमिक मिक्सचर के कारण, जबकि प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है कि ऑप्टिकली एक्टिव है आपके पास। तो ये भले ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये कायरल है तो या तो D होगा या L होगा, तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन
रिएक्शन के बाद जब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो I माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है SN1 मैकेनिज्म के कारण, तो इसलिए D प्लस L बन जाता है। तो D प्लस L बनता है, तो अगर D मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, डेक्स्ट्रो होता है तो क्लॉकवाइज, तो L मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो नेट डिफ्लेक्शन जो होगा वो 0 रहता है, इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। ये सब हम डिटेल में बता चुके हैं स्टीरियो आइसोमर के टाइम की रेसमिक मिक्सचर जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol loses a molecule of water in the presence of concentrated sulfuric acid to give tetramethyl ethylene as major product, suggest a suitable mechanism। तो आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, सुटेबल मैकेनिज्म आपको बताना है। तो सबसे पहले ब्यूटेन 2-ol 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol 1 2 3 4 ब्यूटेन सेकंड से OH, ब्यूटेन 2-ol हुआ, अब 3,3 डाइमिथाइल, तो यहाँ से CH3 फिर एक और CH3, तो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol, बाकी हाइड्रोजन फिलअप कर दीजिए CH CH3। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर से SN1 मैकेनिज्म, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो H2O मॉलिक्यूल ये रिलीज कर देगा। अब मैकेनिज्म क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है H2SO4 एसिडिक मीडियम, ये OH जो है H प्लस एक्सेप्ट करता है तो प्रोटोनेशन होता है। तो स्टेप 1 प्रोटोनेशन, आपको हम समझा दे रहे हैं, आप अपने से स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा। तो पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, तो इससे ये जो OH है ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा और CH3 CH OH2 प्लस, उसके बाद फिर कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इस तरह से मिथाइल अटैच कर दीजिए। अब ये जो H2O बन गया है H2O प्लस, ये लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से माइनस H2O हो जाएगा, डिहाइड्रेशन इसको आप बोल सकते हैं सेकेंड स्टेप। तो माइनस H2O जब होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस तरह से कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH प्लस कार्बन CH3 CH3 CH3, कार्बोकैटायन बन गया। तो जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि अपने से स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज होगा, ये ध्यान रखिए। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इस केस में 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो इस तरफ तो अगर रीअरेंज कीजिएगा तो 1 डिग्री बनेगा। तो स्टेबिलिटी आपको पता है 1 डिग्री से ज्यादा होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री, तो स्टेबल से अनस्टेबल में जाएगा, 1 डिग्री में तो नहीं होगा। इस तरफ अगर आप मिथाइल शिफ्ट के बाद कीजिएगा तो यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। किस तरह से देखिए, जब यहाँ से एक मिथाइल यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो एक मिथाइल ग्रुप तो चला गया, लेकिन इस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, 1 2 और एक ये वाला, तो 3 अल्काइल ग्रुप, तो ये 3 डिग्री, तो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, तो अपने से स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल यहाँ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा। डिटेल में आपको जानना है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन तो GOC के टाइम बता चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ मिथाइल यहाँ पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH यहाँ मिथाइल आ जाएगा, नेक्स्ट इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और 2 मिथाइल तो रहेगा ही, 3 था तो एक ही रीअरेंजमेंट होगा। अब ये 2 डिग्री से 3 डिग्री हो गया। अब माइनस H प्लस OH तो गया, अब माइनस H प्लस जाएगा तभी तो माइनस H2O होगा टोटल, फर्दर माइनस H प्लस होगा। तो फिर से 2 पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ से H प्लस जाए या यहाँ से H प्लस जाए। तो अगर यहाँ से H प्लस जाएगा तो जो अल्किन बनेगा वो कम स्टेबल रहता है, और यहाँ वाला सेटजेफ अल्किन होता है। ORM1 डिटेल में देखिए, और ऐसे भी यहाँ तो बताना नहीं है कि कहाँ से H प्लस जाएगा, ये तो बता चुका है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, टेट्रामिथिलीन इथिलीन, टेट्रामिथाइल इथिलीन, तो इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहता है। अब टेट्रामिथाइल इथिलीन है तो हाइड्रोजन के जगह मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, टेट्रामिथाइल है तो चारों हाइड्रोजन की जगह 4 मिथाइल ग्रुप लगेगा, तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा फाइनली। और ऐसे भी जब आप यहाँ से हाइड्रोजन जाइएगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और 2 मिथाइल ग्रुप इससे भी और 2 मिथाइल ग्रुप इससे भी,
तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो दो मिथाइल ग्रुप। तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा टेट्रा मिथाइल इथिलीन। ये सेटजेफ अल्कीन होता है। ये तो दिया हुआ ही है, तो आपको सोचना नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, बस आपको स्टेप बताना था। तो -H+ के बाद ये बनेगा। ऐसे प्रोडक्ट में यहाँ से भी H+ जाएगा तो, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। ये वाला CH3 CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए तो नेक्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज था उससे दो मिथाइल ग्रुप था, तो एक ही से हाइड्रोजन हटेगा तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ भी रहेगा। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट रहता है, ध्यान रखिए। यहाँ पे आपका सेक्शन डी का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। हाइड्रोकार्बन कंप्लीट यहीं पे प्रीवियस 42 ईयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।